हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं जिज्ञासा यादव और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज की 8वीं क्लास है जिसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारी पिछली क्लास में हमने जो संधि टॉपिक था वो हमने पूरा कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द। तो शब्द क्या होता है? शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों का समूह। ठीक है, वर्णों का समूह मतलब अगर मैं कुछ भी वर्ण लिख दूं, अ एक वर्ण है, व एक वर्ण है, स, र, म, प, ये सारे वर्ण हैं, तो क्या ये एक शब्द बन गया? नहीं। वर्णों का समूह कभी शब्द नहीं होता। वर्णों का सार्थक समूह समूह वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे हमें अगर शब्द ही लिखना है तो हमने पहले श वर्ण लिखा, फिर ब वर्ण लिखा और फिर द वर्ण लिखा, तब वह शब्द कहलाया। तो शब्द क्या है? शब्द है वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है, कुछ भी वर्ण हम लिख देंगे तो वो शब्द नहीं बन जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के अलग अलग आधारों पर शब्द भेद किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आधार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को जो है 8 भेद में बांटा गया है। ठीक है, 8 भेदों में बांटा गया है। ये नंबर्स आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर्स का कोई भरोसा नहीं है। वो डिटेल में ना पूछकर सीधे सीधे आप लोगों से पूछ सकते हैं कि शब्दों को प्रयोग के आधार पर कितने भेदों में बांटा गया है। ठीक है, इसलिए ये नंबर्स भी याद रखना जरूरी है। ये था पहला आधार प्रयोग। दूसरा आधार है उत्पत्ति, या उसी को हम कहते हैं व्युत्पत्ति। मात्रा इधर से, या फिर उद्गम। उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इसी को हम स्रोत भी कहते हैं ना, स्रोत। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भेदों में बांटा गया है। इसके 4 भेद हैं। ठीक, प्रयोग के आधार पर 8 भेद, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद। तीसरा है अर्थ के आधार पर। ये सब आप लोग लिखते जाइए। अर्थ के आधार पर शब्दों को, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। चौथा है रचना के आधार पर। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं। रचना के आधार पर 3 भेद। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद। और रूपांतरण, रूपांतरण मतलब बदलाव, है ना, बदल जाना। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। ठीक, इतना आप लोग लिखेंगे। शब्द क्या है? शब्द है वर्णों का सार्थक समूह जिसे 5 आधारों पर अलग अलग भेदों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर 8 भेद शब्दों के, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, अर्थ के आधार पर 2 भेद, रचना के आधार पर 3 भेद और रूपांतरण के आधार पर 2 भेद। तो ये जो 3 हैं, अर्थ, रचना और रूपांतरण के आधार पर, ये बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इसलिए हम लोग पहले इसे पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के भेद देखेंगे। पहले तो मैं बता दूं, ये जो 8 भेद, 4 भेद, 2 भेद, ये हैं क्या?
तो पहला प्रयोग के आधार पर कितना 8 भेद। ठीक, तो वो 8 भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा, इसलिए ये सबको पढ़ने में टाइम लगेगा। दूसरा भेद है सर्वनाम। तीसरा भेद है विशेषण। इसलिए मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में कहा था कि शब्द पढ़ लेंगे तो लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्रिया, इधर लिख देती हूँ पांचवा। क्रिया विशेषण। छठवां संबंधवाचक। संबंधवाचक। सातवां समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक। ठीक है, मेरा य और च जो है काफी एक सा लगता है, आप लोग डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। और आठवां है विस्मयादि बोधक। ठीक, ये 8 भेद प्रयोग के आधार पर। इसमें जो ये 4 होते हैं, मिटाने को है हमारे पास, मैं काट क्यों रही हूँ। ये 4 विकारी शब्द होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी क्या शब्द होता है। और ये 4 जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। ठीक है, विकारी मतलब इन्हें बदला जा सकता है, और अविकारी उन शब्दों का रूपांतरण नहीं होता। ठीक है, शब्दों का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए विकारी और अविकारी को हम रूपांतरण के आधार पे जो 2 भेद हैं शब्दों के, उसमें पढ़ेंगे। ये हो गया पहला, प्रयोग के आधार पर। दूसरा है किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद? 4 भेद। पहला तत्सम। दूसरा तद्भव। तीसरा देशज। और चौथा विदेशज। ठीक है, देशज विदेशज। तत्सम संस्कृत शब्द, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी बने हैं वे शब्द, देशज मतलब कुछ लोकल वर्ड्स होते हैं, कुछ लोकल शब्द होते हैं वो, और विदेशज मतलब जो हमने दूसरी भाषाओं से हिंदी में जिन शब्दों को लिया है वे हैं विदेशज शब्द। ठीक, तीसरा आधार था हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 भेद थे, जिसमें पहला भेद है सार्थक और दूसरा भेद है निरर्थक। ठीक, सार्थक और निरर्थक, यहीं से हम पढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये 2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर 8 भेद, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितने 8 भेद हैं, जिसमें हमें संज्ञा को पूरे डिटेलिंग में पढ़ना है, सर्वनाम की पूरी डिटेलिंग करनी है, विशेषण, क्रिया, ये सब, और उत्पत्ति के आधार पर जो 8 भेद हैं, ये भी इतने सारे शब्द हैं कि इनके लिए मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट क्लास में एक बुक भी सजेस्ट करूंगी। हो सके तो आप लोग वो बुक ले लीजिएगा, उसमें एकदम अनगिनत शब्द भरे पड़े हैं। नाम भी अभी मैं बता देती हूँ। विनय पाठक की बुक है ना,
पब्लिशर है विनय पाठक। हिंदी की इनकी बुक आपको लेनी है, ठीक। उस पूरा हिंदी ग्रामर उसमें दिया हुआ है। वो स्पेशली ग्रामर तो हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो आप शब्दों की प्रैक्टिस के लिए, जैसे शब्द शुद्धि हो गया, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, प्रत्यय, ये सारे आपको बहुत बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जो भी आपके एग्जाम में आएगा उसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, उस बुक के बाहर कोई शब्द जा ही नहीं सकता, उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसलिए ये बुक आप लोग ले लीजिएगा। जनरली मैं करती नहीं हूँ कभी बुक सजेस्ट, लेकिन हिंदी के लिए मैं कर रही हूँ विनय पाठक की किताब, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं। अर्थ, दो भेद, सार्थक और निरर्थक। बहुत छोटी चीजें हैं, जैसे कि कभी कभी बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं कि चलिए चाय वाय पी लेते हैं, ठीक है। मैंने एक वाक्य बोला कि चलो चाय वाय पी लेते हैं, तो एक शब्द हो गया चाय और एक शब्द हो गया वाय। अब ये मत सोचना कि नहीं इंग्लिश में तो वाय का मतलब होता है, लेकिन जब मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मुझे वहां इंग्लिश वाला वाय नहीं लेकर आना है। चाय वाय पी लेते हैं, तो इसमें जो चाय है वो है सार्थक और वाय है निरर्थक, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने कहा रोटी वोटी खा लेते हैं, तो इसमें रोटी क्या हुआ, रोटी हुआ सार्थक और वोटी हुआ निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है। समझ में आया? इतना आसान है सार्थक और निरर्थक शब्द पहचानना। इसलिए मैंने कहा पहले छोटी छोटी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। फिर चौथा था हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद? 3 भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, और वह कौन कौन से हैं? कलर चेंज नहीं किया मैंने, अब कर लेती हूं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़, ठीक। ये 3 भेद रचना के आधार पर शब्दों के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो पहला रूढ़, तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो केवल एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। केवल एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो अच्छा समझ में आएगा। और जो रूढ़ शब्द हैं इन्हीं को हम मौलिक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। ये मौलिक शब्द होते हैं। मौलिक शब्द क्या होता है? मौलिक शब्द वे शब्द हैं जिनकी हम संधि नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी संधि नहीं हो पाती है, मतलब 2 खंडों में, 2 सार्थक खंडों में इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। ये होते हैं मौलिक शब्द रूढ़। यानी कि जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, घर, ठीक है, केवल एक ही अर्थ है घर का, हमको पता है घर क्या होता है, कोई दूसरा अर्थ होता है क्या घर का? नहीं। नदी, नदी का भी सिर्फ एक ही अर्थ होता है जिसे हम इंग्लिश में रिवर कहते हैं, इन्हें मैं तोड़ सकती हूँ क्या? तो नहीं, ये मौलिक शब्द हो गए है ना, और इन्हें तोड़ा भी नहीं जा रहा है। और नदी, नदी का अर्थ कुछ दूसरा भी नहीं होता, नदी मतलब नदी, हम बस एक नदी जानते हैं, है ना। मतलब नदियां तो बहुत हैं, लेकिन नदी को हम नदी बोलते हैं। नदी शब्द से कोई और अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए यह रूढ़ शब्द कहलाता है। समझ में आया कि रूढ़ शब्द क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल्स और लिख लीजिए। देश, जब भी एग्जाम में, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा गया है, जब भी एग्जाम में कोई शब्द देकर पूछा जाए कि ये रूढ़ है या यौगिक है या
योग रूढ़ है। तो सबसे पहले तो अगर रूढ़ पहचानना है तो देख लो भाई मौलिक शब्द है कि नहीं है, क्या हम उसकी संधि कर पा रहे हैं, दो सार्थक शब्दों में तोड़ पा रहे हैं कि नहीं, नहीं तो वो रूढ़ है, और तोड़ पा रहे हैं मतलब रूढ़ नहीं है। फिर आगे हम यौगिक के लिए चेक करेंगे उसे। ठीक है, देश, कुर्सी, लकड़ी, है ना, और क्या लिखूं, पहाड़, एक और पत्थर। ठीक, ये सारे हो गए हमारे रूढ़ शब्द। समझ में आया होगा आप लोगों को रूढ़ क्या है। इससे ज्यादा अच्छे से तो और मुझे नहीं पता कैसे बताऊं मैं। आप लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि नहीं मैम आप ऐसे नहीं ऐसे बताइए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर दूसरा भेद था यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो सार्थक खंडों में इन्हें तोड़ा जा सकता है। दो सार्थक खंडों में तोड़ा जा सकता है। लिख लो भाई। ठीक, और जो नहीं टूट रहा है वो क्या है, रूढ़ शब्द। लेकिन जिन्हें दो सार्थक खंडों में तोड़ा जा रहा है वो है यौगिक शब्द। दो मतलब दो सार्थक शब्दों के मेल से ही यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक, जैसे यह इसमें हमने लिख दिया देश, तो यौगिक शब्द क्या होगा, देश प्रेम। दो सार्थक खंडों में टूटा है मतलब तोड़ सकते हैं ना देश प्रेम को, तो यह एक यौगिक शब्द है। बलि पशु, दो सार्थक खंड है, इसमें बलि है पशु है मिला हुआ है ना। और एक लिख लेते हैं अवंत सामग्री। ठीक, अवंत और सामग्री, दो सार्थक खंड जुड़े हुए हैं मतलब यह यौगिक शब्द है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, रूढ़ शब्द जो कि मौलिक शब्द हैं उन्हें दो सार्थक खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता और वह सिर्फ एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। घर का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता घर के अलावा, नदी का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता नदी के अलावा, देश का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता नदी के अलावा, है ना। मैं अगर भारत को देश बोल रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ को देश बोल सकती हूँ क्या, नहीं ना, छत्तीसगढ़ तो राज्य है। तो बस देश जो हुआ रूढ़ शब्द हुआ। यौगिक शब्द दो सार्थक खंडों से मिलकर बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। फिर है रचना के आधार पर तीन शब्द थे, तो हमारा तीसरा शब्द है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, तो अब योग रूढ़ क्या है भाई, एक मौलिक शब्द हो गया, एक दो खंडों में टूट गया, तो योग रूढ़ के लिए बचा क्या, योग भी है रूढ़ भी है, दोनों है। तो देख लें, यह भी दो शब्दों से मिलकर बनेगा। ठीक है, दो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनेगा, है ना, दो शब्दों के मेल से इसका निर्माण होगा। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, अलग क्या है ये यौगिक शब्द से, अलग ये है कि दो शब्द तो मिले होंगे लेकिन वो दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे की तरफ इशारा करेंगे। कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, दो शब्द हम मिला रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र मैंने एक शब्द लिख दिया, त्रि और नेत्र, त्रि मतलब तीन, नेत्र मतलब आंख, यहां पर मैं तीन आंखों की बात कर रही हूं, त्रिनेत्र। लेकिन ना ही मुझे तीन से कोई मतलब है ना ही मुझे नेत्र से कोई मतलब है, इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, शंकर भगवान, है ना।
शंकर भगवान को ही तो हम त्रिनेत्र कहते हैं ना, त्रिनेत्र वाले वही हैं, है ना। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, परंतु अर्थ वह किसी तीसरे का ही देते हैं, उसका अर्थ कुछ और ही निकल जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी समास पढ़ा है, अगर एकदम नए हैं तो बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगी अभी आगे के हमारे टॉपिक्स में समास। लेकिन जब हम समास पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें ऐसे ही शब्द होते हैं जो शब्द किसी तीसरे की तरफ, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सारे बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण बन जाएंगे। कैसे, मैं समझाती हूं। उदाहरण, एक तो उदाहरण था त्रिनेत्र, है ना, जो शंकर भगवान। दशानन, 10 आनन, है ना, 10 हैं सिर जिसके। तो यहाँ पर हम 10 नंबर या फिर ये आनन मतलब सर, हम किसी के मुंडी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। दशानन से हमें क्या समझ आता है कि हम रावण की बात कर रहे हैं। 10 सर किसके थे? रावण के थे। तो दशानन जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया, क्योंकि दशानन का मतलब होता है रावण। ना यहाँ हम 10 को देख रहे हैं, ना हम आनन को देख रहे हैं। दशानन से हमें एक अर्थ मिल रहा है, वह है रावण, मतलब कुछ और ही अर्थ निकल रहा है दशानन का। तो इसलिए वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो और सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या हो गए? योग रूढ़ शब्द हो गए। योग रूढ़ शब्द के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अरे यार, लिखने जाती हूँ तो इरेज कर देती हूँ, इरेज करना चाहती हूँ तो कुछ भी लिखा जाता है। जलज, जलज क्या होता है? जलज का मतलब होता है पानी में पैदा होने वाले, ठीक है, जो पानी से उत्पन्न होते हैं, जलज। जैसे कि कमल, है ना, या फिर शंख, ये दोनों ही जलज हैं। तो जलज क्या है? योग रूढ़ शब्द है। जलद भी है। जलद का मतलब क्या होता है? पानी देने वाला, है ना। दोनों में, जलज और जलद में क्या अंतर है? जलज मतलब जो पानी से उत्पन्न हो रहा है, और जलद मतलब जो पानी देता है। कौन पानी देता है? बादल, है ना, नल वल मत लिख देना, बादल। तो इसलिए जलद भी जो है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा सार्थक और निरर्थक शब्द, जो कि अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, शब्द के दो भेद हैं। रचना के आधार पर हमने शर्त, उसके पहले भी हमने कुछ पढ़ा क्या? नहीं नहीं, ये दोनों तो हमने कल के लिए रखा है ना, हमारे नेक्स्ट क्लासेस के लिए। प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर जो भी शब्द हैं, ये पूरा हो गया आपका। इसीलिए मैं अलग कलर से लिखती हूँ यार, समझ नहीं आता है बाद में। रचना के आधार पर 3 भेद देखे हमने, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ यानी मौलिक शब्द जिन्हें दो खंडों में नहीं बांटा जा सकता और वह केवल एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा हमने देखा यौगिक शब्द जिन्हें दो सार्थक खंडों में तोड़ा जा सकता है, मतलब दो सार्थक खंडों से वे बने होते हैं, ठीक है। देश प्रेम, बलि पशु, अवंत सामग्री। और योग रूढ़ जो कि दो सार्थक खंडों से बने तो होते हैं, मगर वह किसी और का ही अर्थ निकालते हैं, ठीक है, किसी अन्य अर्थ का निकलकर सामने आना, मतलब वह योग रूढ़ शब्द है। ये हो गया। फिर हमने क्या देखा था? एक और आधार बचा हुआ है ना, पांचवा आधार, रूपांतरण। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद।
और वो दो भेद क्या है? विकारी, अविकारी। विकारी और अविकारी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। जैसे कि ये मैं एग्जाम्पल देते हुए ही समझो। विकारी मतलब जिन शब्दों को बदला जा सकता है, जिनमें विकार आ जाता है कुछ कारणों से, लिंग, चाहे वह कारण लिंग हो, वचन हो, कारक हो, ऐसे कारणों की वजह से जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है वे शब्द विकारी। और जो कुछ भी हो जाए वो शब्द नहीं बदले जाते, वह है अविकारी। ठीक, जैसे कि मैंने लिख दिया, उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूं। ठीक है, सागर तेज दौड़ता है। ठीक, और किसका नाम लिखो? लड़की अपने नाम लिख देती हूँ। जिज्ञासा तेज दौड़ती है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे तेज, इस शब्द में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है ना। मैंने यहाँ पर लिंग बदल दिया, मैंने पहले एक लड़के की बात की, फिर मैंने एक लड़की की बात की, फिर भी जो तेज शब्द है वह नहीं बदला है ना, इसीलिए तेज शब्द जो है अविकारी है। लेकिन ये जो इसमें क्रिया हुई है ना, दौड़ता जो है, जब मैंने लिंग बदला तो वो दौड़ती हो गई, जो क्रिया थी उसमें बदलाव आ गया, दौड़ता और दौड़ती, विकार आया, इसीलिए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दौड़ना क्रिया है ना, इस और हमने सबसे पहले यही देखा था प्रयोग के आधार पर कि क्रिया ये विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द हैं। और तेज क्या है उसमें? तेज है क्रिया विशेषण, ये हम पढ़ेंगे बिल्कुल हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज तो शायद इतने में खत्म करना पड़ेगा। तेज दौड़ना, दौड़ना क्रिया है, और तेज जो है इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। कैसे क्रिया कर रहा है? तेज क्रिया कर रहा है, इसलिए यह है क्रिया विशेषण। और हमने देखा है पहले ही, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। ठीक, और कुछ देकर मैं समझाऊं एग्जाम्पल। राम आम खाता है। सीता आम खाती है। वे आम खाते हैं। ठीक है, कुछ भी चेंज आया? नहीं आया ना, मैंने 3 बार वचन बदल दिए, वचन बोल रही हूँ मैंने, खाता, खाती, खाते, क्रिया बदल गई तीनों में, है ना। तो यह खाता, खाती, खाते, यह जो शब्द है विकारी है, और यही जो आम है अविकारी है। ठीक, क्लियर हो गया होगा विकारी और अविकारी शब्द में। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। इससे ज्यादा और मैं क्या क्लियर करूंगी, है ना। बहुत इजी है ये सारे टॉपिक्स, बस हमको समझते जाना है, ध्यान से सुनना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हिंदी की तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन हो सकता है मुझे लग रहा हो कि नहीं मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को लगता हो कि कोई और बेहतर तरीका हो सकता है, तो मुझे वो आप बताएं, बिना हेजिटेशन, बिना किसी झिझक संकोच के मुझे बताएं, तो मैं अपना तरीका सुधारने की
कोशिश करूंगी। कोशिश क्या करूंगी? सुधारूंगी। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे 4 शब्द हैं, शब्द भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी इतना सारा जो है टॉपिक कंप्लीट करना मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, पर जैसे भी हो हम धीरे धीरे करके ही सही मगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिए, और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।